खाकान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो डील इस वक्त ये ऑलमोस्ट हो चुकी है या ये एक फाइनल फेज में होने जा रही है, पाकिस्तान की इस इकोनॉमी पर इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, टेलीनॉर का इस तरह से एग्जिट, इसको किस नज़र से आप देखते हैं, और इसमें पीटीसीएल और इत्तसालात का क्या रोल हो सकता है, इसकी बेहतरी के लिए वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं इस पूरी सिचुएशन में? So, Arbab, I think talking about investment in Pakistan is a really important topic, and the reason I say that is कि पाकिस्तान में जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो है वो 13-13.5% के करीब। अरबाब साहब, दिस इज़ द लोएस्ट इन 50 ईयर्स। हुकूमत को, स्टेट को, गवर्नमेंट को, सबको एक अदराक तो ज़रूर है। आपने इसीलिए अब शायद साल डेढ़ हो गया है, आपने देखा कि एक SIFC बनी और उसकी कोशिश ये है कि डोमेस्टिक और ज़्यादा FDI को पाकिस्तान में अट्रैक्ट किया जाए। जो तनाजुल है वो ये है कि यही जो 13% इस वक्त आपके पास इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो है, ये 18% हुआ करता था इफ़ यू गो बैक अ फ्यू ईयर्स इन पाकिस्तान। जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान की जिसे कहें FDI का, वो $1.5 अरब है कंसिस्टेंटली पाकिस्तान में पिछले कई सालों से। सो वी हैव नॉट बीन एबल टू रियली क्रॉस दिस थ्रेशोल्ड। 1.5-पौने-2 अरब डॉलर एवरेज यहाँ पे है। अब पाकिस्तान में इस वक्त जो इस अमर की ज़रूरत है कि हम अपना ओवरऑल इन्वेस्टमेंट टू GDP, जिसमें पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी ये 2-2.25% पे आके स्टैगनेंट हो गई है, जिसको आप PSDP और ADPs कहते हैं, यानी कि हमारा पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम और हमारे एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो पंजाब और बाकी तीनों प्रोविंसेस के, सिंध के, KPK के और बलूचिस्तान के मिला के, ये फिगर भी इससे बहुत ज़्यादा हुआ करता था। वी यूज्ड टू डू 4% ऑफ GDP एज पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट। इट इज़ ऑल्सो डाउन टू 2%। अब अगर इस ऑल तनाजुल को देखें तो बोथ डोमेस्टिक एंड FDI को पाकिस्तान में अट्रैक्ट करना है। इसमें 3 जुज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो हैं नंबर 1 कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, नंबर 2 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और नंबर 3 कि आपका जो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट है वो मुल्क में क्या है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एनर्जी रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स हैं जिसको हम ओवरकम उस तरह से नहीं कर पा रहे, और चूंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो इस वक्त भी 19.5% का एक पॉलिसी रेट है जो प्रॉबेबली क्वाइट हाई है। बट SIFC की कोशिश ये रही है कि FDI को लाया जाए। जहां तक पाकिस्तान के टेलीकॉम का सेक्टर है, देखिए इसमें ये कंसोलिडेशन तो ज़रूर हो रही है, इससे कंपटीशन कम होगा, कंपनीज कम रह जाएंगी। बट हैविंग सेड दैट, ये जो $490 मिलियन की डील है जिसमें PTCL खरीद रहा है टेलीनॉर के एसेट्स को, टेलीनॉर शायद ग्लोबली रिट्रीव किया है कई जगह पे, तो पाकिस्तान में भी रिट्रीव किया है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में डेटा और पाकिस्तान की यानी कि एंसिलरी सर्विसेज, नॉट ओनली द सर्विसेज ऑफ मोबाइल लिस्टिंग बट डेटा और सर्विसेज उस तरह से शायद प्रॉफिटेबल उनके लिए नहीं है। ये भी बात दुरुस्त है कि PTCL की अभी भी एक बड़ी ओनरशिप 75-76% की गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि हमने इसके 26% शेयर बेचे थे। बट स्टिल मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो एक इत्तसालात के पास है, वही इसको चला रहे हैं। सो ओवरऑल इस तनाजुल में हमें ऑब्वियसली नए तो अट्रैक्ट करने हैं, पर जो फार्मास्यूटिकल में भी कई एग्जिट्स हुए हैं, सो इनको रिटेन करने के लिए आई थिंक जो स्पेशली मैक्रो इंस्टेबिलिटी रही है उसकी वजह से बाहर डिविडेंड ले जाने मुश्किल हुए। फार्मास्यूटिकल को भी हम आगे चलकर अपने आने वाले प्रोग्राम्स में यकीनी तौर पर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो स्पेसिफिक अभी टेलीनॉर वाला केस है, अब इसमें इत्तसालात जब 26% का शेयर होल्डर है PTCL के पास और बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, मैनेजमेंट भी उनकी होल्ड वही लोग कर रहे हैं, तो फिर इसमें उनका शेयर हमें क्यों नज़र नहीं आ रहा है इस पूरी डील में? चूँकि यहाँ तो पूरी की पूरी पेमेंट PTCL कर रहा है और वो कर्जे लेकर कर रहा है, कहीं से वो $400 मिलियन का कर्ज दे रहा है, कहीं से वो $500 मिलियन का कर्ज दे रहा है कि वो टेलीनॉर के जो स्टैंडर्ड उसको मेंटेन कर सके। तो ये कर्ज की सूरत में तो ये बोझ पाकिस्तान की इकॉनमी पर ही पड़ना है, अगर वो अपने उससे जो एक पॉलिटिकल शेयर, जो उसका एक गवर्नमेंट का शेयर है, उसके तनाजुर में अगर वो कर्जे ले रहा है और वो भी प्राइवेट बैंक से ले रहा है, तो फिर ये तो कर्ज बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी।
पर इसको तो आप इस तनाजुर में देखिए ना कि वो पीटीसीएल में इन्वेस्टमेंट तो उन्हीं की है, वो तो शेयर ओनरशिप है, मैनेजमेंट भी उन्हीं के पास है। सो वो जो भी अरेंजमेंट हो रहा है, चाहे वो कर्जे लेके कर रहे हों, कोई इक्विटी इन्वेस्टमेंट में इक्विटी इंजेक्शन भी कर रहे होंगे, तो अगर उस तनाजुर में आप उसको देखेंगे तो आपको यही महसूस होगा कि इन दी एंड तो ऑब्वियसली ये एक कंपनी है जो एक और कंपनी को बाय आउट कर रही है, तो एक तरह का मर्जर हो रहा है। मर्जर्स आर ऑल, एक एक्विजिशन है, दुनिया में होती है, एक पाकिस्तान में भी हो रही है। सो अब वो इक्विटी इंजेक्ट करके हो तो ऑब्वियसली ज्यादा अच्छा है, पाकिस्तान में नए फंड्स आएंगे। अगर पाकिस्तान से ही इक्विटी इंजेक्शन की बजाय डेट की सूरत में है तो ऑब्वियसली एक सेक्टर है जिसमें ज़्यादा जैसे आप कहेंगे एक्सपेंशन थ्रू डेट आ रही है रादर देन थ्रू इक्विटी। बट कई दफ़ा जो जैसे आप कहेंगे एक्विजिशन करके जब मर्जर्स होते हैं तो बड़ी कंपनीज बनती हैं, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेनिफिट भी आते हैं। तो इसको अब जब डिटेल में जाके उन्होंने, उनके फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने, टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने देखा होगा, तो जरूर जो मर्जर का बेनिफिट है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ रहा होगा, क्योंकि वो उन्हीं टावर्स पे बहुत ज्यादा लोग आ सके, वही वो करके जो इस वक्त है उसको कम कर सकेंगे, एफिशिएंसीज ला सकेंगे। सो ओवरऑल को इस तरह देखना पड़ेगा। एक बात मैं कर दूं, जब मैंने कहा ना पाकिस्तान में 13% है अरबाब इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो, जिन मुल्कों ने तरक्की की है, जिनमें चाइना आपका बेहतरीन दोस्त 40% पे है, ईस्ट एशिया 30-35%, इंडिया खुद 30-31% पे है। सो इसको ये समझिए। और पाकिस्तान को गिवन जो पाकिस्तान का आइकॉर है, अगर ग्रो करना है 5 से 8% पे, यानी कि अगर आपने इस रेट पे ग्रो करना है, सो आई थिंक इट्स रियली टाइमली कि आपने ये रखा है। जो आने वाली अगर कोई गुड न्यूज़ है तो मतलब आई कैन शेयर विद यू, वो ये है कि आई थिंक पाकिस्तान में इस वक्त एक इंटरेस्ट रेकोडिक में ज़रूर है सऊदी अरेबिया का प्लस अदर कंट्रीज का इन आर माइंस एंड मिनरल्स। अगेन वो कमर्शियली वाइबल प्रोजेक्ट्स की बजाय ऐसे प्रोजेक्ट्स पे नजर रखते हैं जिनमें अश्योर्ड हो उनकी जिसे कहेंगे बाय बैक ऑफ द मनीज दैट दे हैव पुट इन द सेंस के 29 में रिकॉर्डिक प्रोडक्शन में आ जाएगा। जो ये इनकी अभी ये जो हम जिस स्पेसिफिक डील की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उनका उस बॉडी का क्या रोल हो सकता है, या जो रेगुलेटर है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की सूरत में, क्या उसका कोई ऐसा रोल वो लोग अपना रोल प्ले कर सकते हैं कि ये जो ये इन्वेस्टमेंट है ये पाकिस्तान से बाहर ना जाए, ये पाकिस्तान के अंदर ही रहे, या टेलीनॉर को कुछ ऐसा ऑफर किया जा सकता है कि वो अपना स्टे यहाँ पर बढ़ा दें, उनके लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर किया जा सके? सो देखिए, सीसीपी का रोल तो ऑब्वियसली ये है कि उन्होंने देखना है कि इससे जब ये कंग्लोमरेट बनती है पूरी और आप एक कंपनी मर्जर में लाते हैं, ये एक्विजिशन करते हैं, तो ये इतने बड़े ना बन जाएं कि कोई मोनोपोली सिचुएशन बन जाए और ये हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको फ्लीस ना कर सकें। सो सीसीपी का तो एक अपना रोल होगा जब ये सब कुछ होता है। दुनिया में एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिव्यू बोर्ड। ऑस्ट्रेलिया में तो एक ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करने का बोर्ड होता था। आई थिंक पाकिस्तान में ऐसी रविश नहीं है, बट जिसमें एक अप्रूवल चाहिए होती है। सो ये सब चीज़ें जो आपने कही हैं वो इसमें जाकर देखते हैं। जहाँ तक पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी का तक है, वो इतना ही रोल प्ले कर सकते हैं कि वो ये देखें कि जो सहूलियात मिलनी चाहिए टेलीकॉम को आगे बढ़ने की, विच मीन्स के इस सेक्टर को वाइबल रहने के लिए जो ऑप्शंस उनको देने हैं। और इसमें बैंडविड्थ का देना एक और ऑप्शन है। पीटीए के पास बैंडविड्थ है, गवर्नमेंट के पास बैंडविड्थ है, क्या हमें नई बैंडविड्थ देनी है, उसकी प्राइसिंग क्या होनी है। आई थिंक बैंडविड्थ की प्राइसिंग एक इशू रहा है। बैंडविड्थ की पेमेंट क्या डॉलर्स में होनी है, रुपयों में होनी है, अपफ्रंट होनी है, ये सब वो चीज़ें हैं जो कि आपको कंपनीज को पाकिस्तान में रखने के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। मैंने कई दफ़ा सुना है कि इस तरह की बात होती है कि बैंडविड्थ की प्राइसिंग शायद बहुत कई दफ़ा अपफ्रंट महंगी हो जाती है कंपेयर टू द नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड द डेटा दे कैन सेल इन पाकिस्तान और दे कैन हैव इन पाकिस्तान। सो ये सब चीज़ें ऑब्वियसली इसमें ऑफ कोर्स टेलीकॉम जो हमारी मिनिस्ट्री है उसका बहुत बड़ा रोल है कि वो इसको कैसे करती है। मैं हर दफ़ा कहा है कि ऑपरेशंस अगर प्राइवेट सेक्टर के पास हैं तो रेगुलेटर, जिसमें बोथ सीसीपी एंड आपने पीटीए का जिक्र किया, प्लस पॉलिसी मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट। सो इनकी प्रोफेशनल इनपुट, इनमें प्रोफेशनल्स होना, इनकी एचआर कैपेसिटी होना कि वो ना सिर्फ रेगुलेट कर सकें बल्कि मार्केट मेकर्स भी बन सके। ये जो आपने रेगुलेटर का रोल पूछा है ना, उसका असल रोल जो है पाकिस्तान में रह गया है सिर्फ कि जी प्राइसिंग क्या होगी, अगर चीजें बिकेंगी तो
उनका रोल तो मार्केट मेकिंग पे होना चाहिए कि मार्केट्स कैसे बनेंगी, उनमें कंपेटिटिव बिहेवियर कैसे आएगा, लोगों का जो प्रोटेक्शन है वो कैसे होगी, और कंपनीज का इंटरेस्ट कैसे और डेवलप खान साहब, होगा। इसका मतलब कि नाउ अगर दैट अगर अगेन, रेगुलेटर चाहे तो उसकी मर्जी है तो वो टेलीनॉर को रुकने पर भी मजबूर कर सकता है या नहीं, या वो पीटीसीएल वाली डील कैंसिल करके अगर उस पर का बोझ हुकूमत पर आ रहा है या पाकिस्तान की इकॉनमी पर आ रहा है तो वो उसको शिफ्ट कर सकता है कि कोई और कंपनी आए, चाहे वो जोंग हो चाहे वो जैज़ हो, वो आए और उनको फिर ये हैंड ओवर कर दिया जाए। उससे ज़ाहिर है पाकिस्तान की इक्विटी पे भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट फिर वहाँ से बैलेंस हो जाएगी कि एक कंपनी जा रही है तो दूसरी कंपनी उसको ओवरकम कर रही है। कुछ हेयरिंग्स भी इस तरह की सीसीपी में हो रही हैं, जोंग की रिसेंटली शायद 6 अगस्त को हुई है, अभी जैज़ की भी एक हेयरिंग है, तो वो कुछ आपके इल्म है कि वो इसी सिलसिले की हेयरिंग्स हैं? देखिए किसी ने किसको बेचना है ये तो ऑब्वियसली एक प्राइवेट पी टू पी डील है, अच्छा। उन्होंने ही इसका फैसला करना है। आप तो एनवायरनमेंट ऐसी पैदा कर सकते हैं और जो मौके हैं ऐसे पैदा कर सकते हैं कि मुल्क में ये चीज़ आगे बढ़े। एक यूथ है, एक इंग्लिश स्पीकिंग यूथ है, एक यूज़र यूथ है, एक आईटी है, ये सब एक इतना बड़ा फ्रेमवर्क बनना चाहिए पाकिस्तान में कि बहुत सी कंपनीज रहें पाकिस्तान में, कंपटीशन बढ़े। अगर कहीं पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट कंग्लोमरेट बन के यानी कि बड़ी कंपनी बन के आता है तो वो भी आए। पर कंपनी ने जोंग को बेचना है, कंपनी ने जाज को बेचना है, कंपनी ने पीटीसीएल किसी को भी बेचना है, ये तो ऑब्वियसली एक प्राइवेट सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर डील है। टू कीप कंपनीज इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान, ऑफ कोर्स बियॉन्ड easy regulation, market making, competitive markets, competitive market behaviors, और फिर जैसे कि हमने बहुत दफ़ा कहा है कि पाकिस्तान में चूंकि अब एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बन रहा है कि कैसे ये जो हमारी आईटी की सारी सर्विसेज हैं ये रेगुलेट होंगी, ये फ्रेमवर्क बन के सामने आए ताकि इंटरनेट स्लो होने की बजाय इंटरनेट तेज हो। ये सहूलत इंटरनेट में हमेशा कहता हूँ अरबाब एक ऐसी अब चीज़ बन गई है कि ये तो एक तालीम की तरह है ना। अब तो गूगल सर्च की बजाय मैं जाकर किसी अगर ये जो एआई सर्विसेज हैं उनमें जाकर हर चीज़ को समझना चाहूँ तो बहुत बेहतर समझ सकता हूँ। इसी तरह मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, हमें उनको ट्रेन करना है कि आगाही बढ़े इन अ गुड पॉजिटिव मैनर। देखिए नेगेटिविटी बढ़ाने की वजह से बहुत सी एक डिसरप्शन सी पैदा हो गई है। होप to do, but we have to have this message, और उसी मैसेज में अब तो AI को यूज करना टू अंडरस्टैंड थिंग्स, AI टेक्नोलॉजी समझना, ये तो हमने अपने बच्चों को जो आने वाली जनरेशन है उसको ट्रेन करना है ना, वी कांट कीप देम अवे। सो ये पूरा सेक्टर एक ऐसा फ्रेमवर्क में आना चाहिए कि इसका एक पॉजिटिव यूज, और जो बहुत से हमारे लोग ना सिर्फ डेटा सेंटर्स, ना सिर्फ पाकिस्तान में जिस तरह सर्विसेज की मद में हम इसको यूज करते हैं, प्लस एक्सपोर्टिंग सर्विसेज फ्रॉम हियर, इसका क्या पूरा निज़ाम होगा। $3 बिलियन की एक्सपोर्ट है आईटी की पाकिस्तान से, प्रॉबली इसका पोटेंशियल इससे ज़्यादा है गिवन कि हमारे पास यंग ट्रेंड लोग जितने हैं और उनकी क्वालिटी को किस तरह अपग्रेड किया जाए। सो ये सारे फ्रेमवर्क्स इसी जिसे कहेंगे तनाजुल में सामने आने हैं कि ये काम हो। Any company leaving sometimes can be good in terms of economies of scale, but a giant leaving from Pakistan also creates kind of an image where हम attract करने की कोशिश कर रहे हैं। So obviously इसको balance out करना policy, regulatory and operations level पे, ये है the future of all the IT and IT services in Pakistan। और खान साहब इसमें सजेशन आपकी पीटीसीएल के लिए क्या होगी कि जब ये कर्ज लेने जा रहे हैं तो फिर वो कर्ज चूंकि $400 मिलियन और $500 मिलियन का है, तो उसके लिए प्राइवेट बैंक्स को अप्रोच किया जाए या स्टेट बैंक उसके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है? देखिए पाकिस्तान में अब थोड़ी सी रेटिंग बेहतर होना शुरू हुई है, फिच ने थोड़ा सा अपग्रेड किया है। आई थिंक आने वाले दिनों में मैक्रो स्टेबिलिटी कंटिन्यू करेगी, स्ट्रेंथन भी हो जाएगी, आईएमएफ का प्रोग्राम चलता रहेगा। पाकिस्तान को और पाकिस्तानी बैंकों के अलावा जो अभी भी मिडल ईस्ट के बैंक्स हैं उस पर रसाई होनी चाहिए पीटीसीएल एतिसलात की, कि वो पाकिस्तान में अभी भी बोरो कर सकें अगर इसमें से जो पेमेंट फॉरेन करेंसी में होनी है। बाकी पाकिस्तानी बैंक्स में अब पैसे बिसाइड्स गिविंग टू द गवर्नमेंट अभी भी 70% क्रेडिट जो है वो गवर्नमेंट को जा रहा है, बिकॉज हमारी इतनी बड़ी फिस्कल नीड है, हम इतना बड़ा खसारा करते हैं। जब आप इतना बड़ा 7% ऑफ जीडीपी का खसारा कर रहे होंगे तो वो 7% कहीं से तो बोरो होना ही होना है ना। सो private banks also have to leave this and move ahead, but for them to leave this, government has to
बी अ बेटर फिजिकल मैनेजर। जब तक फिजिकल मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी, बैंक्स जो है उनके लिए ये इजी पार्किंग प्लेस ख़त्म नहीं होगी, सो दे कांट गो टू एनीवेयर एल्स। सो इसको ओवरऑल तनाजुल में देखें कि लोकल बैंक की बोरोइंग के अलावा मिडल ईस्टर्न बैंक्स आर यूजुअली ईजियर टू लेंड टू अस, चाइनीज बैंक्स आर आल्सो ईजियर टू लेंड टू अस। ये दोनों बैंकिंग ऑपरेशन ज़्यादा हैं पाकिस्तान में। सो आई एम श्योर एतिसलात और पीटीसीएल पुट टुगेदर कैन डू दिस बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड। आई रियली होप कि कोई इक्विटी इंजेक्शन भी ज़रूर कर रहे होंगे वो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।